हाय एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पिछले वीडियो में पदार्थ और उसके गुणधर्म को कवर किया था। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वह होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, यानी परमाणु संरचना का। आज हम परमाणु संरचना और उसके बारे में कंप्लीट जानकारी गेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। A to Z बेसिक से एडवांस तक पूरा पढ़ेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा सेटअप है। भाई यहीं पर मोबाइल को रख करके वीडियो शूट करता हूँ। और ये जो हमारा रिन साबुन है इसी से हम अपने मोबाइल को दबा करके रखते हैं जिससे हमारा मोबाइल गिरे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि हमें फोकस करना है अपने स्टडी पर, ना कि इधर उधर के बातों पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परमाणु संरचना होता क्या है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना होता क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए, परमाणु ब्रह्मांड का वह सबसे छोटा कण है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो परमाणु है यह इतना सूक्ष्म है कि इसको अब तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहा जाता है तथा इसी नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसा कि फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये हमारा नाभिक है। ठीक है। और इस नाभिक में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर की तरफ चक्कर लगाता रहता है। बाहरी कक्षा में जो है यहाँ चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन हमारा। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से छोटे तत्वों को क्वार्क कहा जाता है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी जो छोटे तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम क्वार्क कहते हैं। क्वार्क की खोज किसने की थी, तो जेलमैन ने की थी। क्वार्क के जुड़ने से प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। तो देखिए ये है क्वार्क, अप क्वार्क और ये है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क में जो चार्ज होता है +2/3 होता है और डाउन क्वार्क में जो चार्ज होता है यानी आवेश होता है वो नेगेटिव में 1/3 होता है। नाभिक के खोजकर्ता कौन थे, तो रदरफोर्ड थे। नाभिक के खोजकर्ता रदरफोर्ड थे जिन्होंने अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग से इसकी खोज की थी। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम होता है। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी होता है। यानी 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। तो यह तो हम 10⁻⁻15 मीटर का है या फिर 1 फर्मी का है, बात एक ही है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन परमाणु के उपपरमाणुवीय तत्व कहलाते हैं। परमाणु के आकार की SI इकाई एंगस्ट्रॉम होती है। नाभिक के आकार की SI इकाई फर्मी होती है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल को नाभिकीय बल कहते हैं। यानी जो हमारा परमाणु होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है उसको नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल क्या है, तो नाभिकीय बल सभी बलों में सबसे शक्तिशाली बल है। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं।
उसके बाद हमारा आता है एटम यानी परमाणु। तो देखिए ये कक्षक है के एल एम एन, ठीक है, ये सभी कक्षक हैं। ये हमारा नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। इनके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है। के एल एम एन ये सब क्या है, परमाणु की कक्षाओं के नाम हैं। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है, 2n²। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकता है, इससे अधिक नहीं। जहाँ n इक्वल टू क्या है, कक्षा की संख्या है, यानी कक्षा हमारा कौन सा था, के एल एम एन, ये हमारा कक्षा है। तो यहाँ पर हम जो n है यहाँ पर के एल एम एन की वैल्यू रखेंगे तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगा। कक्षा के लिए n का वैल्यू 1 होता है, कक्षा यल के लिए n का वैल्यू 2 होता है, कक्षा m के लिए n का वैल्यू 3 होता है, कक्षा n के लिए n का वैल्यू जो होता है वो 4 होता है। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो 2n² का जो फार्मूला होता है 2n²। तो इसमें हम के की वैल्यू जब याद करेंगे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 गुणे के का वैल्यू कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणे 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो के कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। उसी प्रकार से यल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 2 गुणे n का वैल्यू 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे यल कक्षा में। यम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² फार्मूला है, इसमें n का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ n का वैल्यू यम का वैल्यू n की जगह पर यम का वैल्यू रखेंगे। यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 2 का गुणा 18, तो यहाँ हमारा यम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18। n कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ 2n², n के जगह पर हम n के जो ऑर्बिटल हमारा है n उसका वैल्यू रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16 और गुणे 2, 16 दूना 32, यानी n कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर उसके बाद हमारा नोट्स पॉइंट है कि परमाणु क्रमांक जो होता है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ सोडियम है और यहाँ सोडियम प्लस 1 चार्ज दिखाया गया है और यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नेगेटिव -2 चार्ज। तो यहाँ प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करना है। तो यहाँ पर सोडियम के प्रोटॉन की संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। वहीं पर सोडियम या न की पावर प्लस जो संयोजकता 1 है, इसका प्रोटॉन की संख्या 1 हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन -1 घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। वहीं पर ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 8 और यहाँ -2 है चार्ज, यानी संयोजकता इसका -2 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, 8 + 2 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10। तो ये क्या हो जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है और इसका भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, तो ये क्या हो जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। और सम इलेक्ट्रॉनिक कहते किसे हैं, तो समान इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणुओं को सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखेंगे किसी परमाणु का परमाणु भार ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं। किसी परमाणु का परमाणु भार ज्ञात करना हो तो यह नियम केवल 1 से 20 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के लिए उपयोगी होता है।
यदि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक सम हो तो परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक गुणे 2। यदि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक विषम हो तो परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक गुणे 2 प्लस 1 हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शन है यानी अपवाद हैं, जैसे कुछ अपवाद तत्व हैं जो कि इस नियम का भी पालन नहीं करते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, बेरिलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। और ये सब तत्व हैं, ये परमाणु क्रमांक इनके हैं और ये परमाणु भार है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 1। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और इसमें 2 का गुणा करेंगे क्योंकि यह इसका परमाणु क्रमांक कितना है, सम है, 2 है, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसमें 3 में 2 का गुणा प्लस 1 करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। इसी प्रकार देख सकते हैं सभी का 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सीधे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग कक्षाओं में विभाजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है हमारा कि इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग कक्षाओं में विभाजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे हमारा ऑर्बिट है, कक्षा जो है के, यल, यम और यन है। कक्षा क्रमांक तो इनका वैल्यू, के का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 2, एम का वैल्यू 3 और एन का वैल्यू 4 है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन के में कितने आएंगे, 2 आएंगे, यल में 8 और यम में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 18 और यन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32। इलेक्ट्रॉन का कक्षाओं में बंटवारा करने की 2 विधियाँ हैं, 2D विधि है और एक 3D विधि है। ये हमारा 2D विधि होता है और जो हमारा 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 3D विधि होता है, हमारा 3D मेथड। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आ जाएगा, 20। ये हमारा कक्षा का के, यल, यम, यन, तो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा के में 2, यल में 8 और यम में 8 और यन में 2, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2D इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उसके बाद ये देखिए हमारा कंसेप्ट है, इसको ये इसका सब ऑर्बिटल है, यस, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसीलिए एक बॉक्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। यल में 8 रहते हैं, तो यस 2 और पी में 6, तो 6 2 8। यम कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 18, तो यस पी डी मिलकर के बनेगा। और यन कक्षक में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यस पी डी एफ कोष मिलकर के बनेगा। और यही हमारे क्या होते हैं, जैसे देखिए 1s2 2s2p, तो ये सब क्या है, 3D मेथड है। उसके बाद सीधे आते हैं पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार। पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार क्या है कि एक खाली बॉक्स, जो ये बॉक्स है, या कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जो हमारा बॉक्स होता है इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो कि विपरीत चक्रण के होंगे। जो ये हमारा एरो दिखाता है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इसी को हम चक्रण कहते हैं। और जो हमारा बॉक्स होता है इसमें मैक्सिमम 2 स्पिन यानी चक्रण हो सकते हैं, ठीक। और ये वाला जो एरो दिखाता है ये ऊपर की तरफ होता है और ये वाला नीचे की तरफ। तो यस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, डी कक्षक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ कक्षक में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। अफबाउ नियम के अनुसार निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा सबसे पहले होता है, ठीक है। सबसे पहले किस में होता है,
निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा सबसे पहले होता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन वितरण का क्रम देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4d और 4f। यहाँ पर एक नोट पॉइंट है कि 4s कक्षक, जो हमारे 4s कक्षक है, 3d कक्षक से पहले भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? क्योंकि 4s कक्षक की ऊर्जा 3d कक्षक के ऊर्जा से कम होती है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम का एक बार फिर से दिखाया गया है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और इसको 2D में दिखाएंगे तो KLMn तो 2 8 8 2 ये हमारा 2D हो जाएगा। इसको 3D में दिखाएंगे तो 1s 2s 2 2p6 3s 3p6 और 4s। तो इसमें कितने आएंगे अधिकतम इलेक्ट्रॉन? यहाँ पर देखिए एन कक्षक में 2 आया। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक, ये हमारा 3D हो जाएगा। फिर हमारा नोट्स पॉइंट है कि प्रकृति में प्रत्येक तत्व अस्थायी होना चाहता है। प्रकृति में प्रत्येक तत्व अस्थायी होना चाहता है तथा ऐसे तत्व जो अस्थायी हों, गैसीय अवस्था में पाए जाते हों तथा जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग न लेते हों, उन्हें उत्कृष्ट या निष्क्रिय या आदर्श गैस कहते हैं। प्रत्येक तत्व अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोबेल गैस के रूप में लिखना चाहता है। चाहे तो क्या होगा, कैसे होगा? तो देखिए, नोबेल गैस की तरह अगर जो हमें रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करते हैं? देखिए, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है, परमाणु क्रमांक 2 है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 हो जाएगा। नियान का परमाणु क्रमांक 10 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन इसको अगर जो हम नोबेल गैस के फॉर्म में लिखें, ये नोबेल गैस के रूप में, तो देखिए एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 13, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे तो एल्युमिनियम का 13 होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 2 4 6 10, तो ये हो जाएगा नियान। यहाँ नियान तक लेकर आएंगे, उसके बाद में 3s2 और 3p1 इस फॉर्म में जब रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा नोबेल गैस के रूप में। ये वाला जो हमारा फॉर्म आता है ये एल्युमिनियम का, जैसे एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो नियान तक लाने के बाद में 3s2 और 3p1 इसके साथ में ऐड कर देंगे तो ये हमारा नोबेल गैस के फॉर्म में आता है। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद कुछ एक्सेप्शन है कि जैसे हमारा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है और कापर का 29 होता है परमाणु क्रमांक। ये 2 एक्सेप्शन हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर कुछ डिफरेंस होते हैं बाकी सबसे। तो देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो देखिए यहाँ 2 तरह से दिखाया गया है। जो गलत फॉर्मेट में है उसको भी दिखाया गया है और जो सही फॉर्मेट में है उसको भी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 जनरली सभी यही करते हैं और जो कि ये गलत होता है।
क्योंकि अफवाहों का नियम भी है कि जो कच्छक हमारा होता है सबसे पहले वो भरना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब देखिए यहाँ पर कोई आधा अधूरा पड़ा रहे। इसका जो सही फॉर्मेट होता है वो होता है क्रोमियम। क्रोमियम 24 का 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 और यहाँ 4:2 आता है। देखिए यहाँ पर 4:2 आया था, तो ये एक यहाँ से इसको डोनेट कर देगा, 3d5 हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए 3d4 था तो ये 3d5 हो जाएगा। और ये क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उसी प्रकार से कॉपर का देखिए, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29। तो इसका जो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखिए आर्गन तक लिया गया, यानी कि ये नोबेल फॉर्म में लिया गया, नोबेल गैस के फॉर्म में लिया गया आर्गन। उसके बाद 4:2, 3d9, 3d9 इसको ना रख करके ये हमारा गलत फॉर्मेट में हो जाएगा। तो इसको हम 4:2 को एक डोनेट कर देंगे, 4:2 डोनेट करेगा 3d9 को, तो ये 3d9 हो जाएगा 10। और यहाँ पर देखिए ये कच्छक हमारा जिसमें सभी बॉक्स हमारा भर चुका है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिरता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिरता कैसे पता करेंगे? तो देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1:2, 2:2 और 2p2। तो ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण विन्यास हो जाएगा, क्योंकि हमें लास्ट वाला जिसका बाहरी कोष होता है उसमें हम इसके स्पिन को दिखाते हैं, भरते हैं। तो ये हो जाएगा अपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि यहाँ पर एक बॉक्स खाली है। उसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन का साथ होता है परमाणु क्रमांक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1:2, 2:2 और 2p3। तो इसको जब हम बॉक्स में भरेंगे तो ये हो जाएगा, ये आधा भरा है। देखिए इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक एरो दिखा रहा है, लेकिन ये पूरा फुल नहीं भरा। पूरा फुल कब भरेगा? देखिए इस प्रकार से भरेगा। तो ये आधा भरा है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि आधा भरा पी कच्छक। वही नियान का देखेंगे तो नियान 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1:2, 2:2 और 2p6। 2p6 है, तो यहाँ इसमें सभी चक्करण यानी सभी बॉक्स भरे हुए हैं। इसको कहते हैं पूर्ण रूप से भरे कच्छक। तो सबसे अधिक स्थिरता किसकी होगी? तो नियान की होगी, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन की होगी, फिर उसके बाद में कार्बन की होगी। देखिए उदाहरण में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिरता का क्रम दिखाया गया है कि पूर्ण भरे कच्छक, फिर उसके बाद में आधे भरे कच्छक, फिर उसके बाद में अपूर्ण कच्छक। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसके पास सबसे अधिक पैसा होगा। उससे कम, उससे जिसके पास कम पैसा होगा वो कम स्टेबल होगा, और जिसके पास कुछ भी नहीं होगा या थोड़ा बहुत होगा तो वो सबसे कम स्टेबल होगा। अफबाउ नियम क्या है? इस नियम के अनुसार कच्छक उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के स्तर के क्रम में भरे जाते हैं। निम्न ऊर्जा स्तर वाले कच्छक पहले तथा उच्च ऊर्जा वाले कच्छक बाद में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के वितरण का क्रम, इलेक्ट्रॉन के वितरण का क्रम देखिए 1:2, 1:3, 1:2, 2p3, 3p4 और 3d, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। उसके बाद आता है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? इस नियम के अनुसार एक कक्षक अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। एक कक्षक यानी कि जो हमारा बॉक्स होता है ये अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। उसके बाद आता है हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या है? किसी भी कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन भरे जाने से पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन का भरा जाना आवश्यक होता है तथा सभी कक्षकों में भरे गए एक एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण समान होता है। तो देखिए ये भरने का तरीका सही है, क्योंकि सबसे पहले हम अगर जो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक एक करके कक्षक में सभी कक्षकों में भरेंगे।
ये हमारा गलत तरीका है, क्योंकि सबसे पहले हम किसी बॉक्स को कंप्लीट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम उन सभी बॉक्स को कंप्लीट करेंगे जहाँ तक हमारा इलेक्ट्रॉन पहुँच सकेगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये भी दो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन से, और ये एक इलेक्ट्रॉन से। तो ये हमारा सही फॉर्मेट है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो नेगेटिव में होता है, इसके आगे नेगेटिव छिपा रहता है। ये मैंने शो कर दिया है ताकि आपकी जानकारी के लिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, -19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश की एसआई इकाई कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण, इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश मिल्टन के द्वारा तेल की बूंदों के परीक्षण से खोजा गया था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। ठीक है, एक फार्मूला होता है, मतलब फार्मूला क्या, एक ट्रिक होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, उसके वैज्ञानिकों के नाम तो देखिए ईट पर नाच, ठीक है, ये होता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन, पा से प्रोटॉन और ना से न्यूट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की खोज ईट, देखिए ईट है ना, तो टा से टॉमसन यानी थॉमसन, जे थॉमसन। रा से यानी प्रोटॉन की खोज रा से, यहाँ रा जो है रा से रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक। ये होता है एक ट्रिक याद करने का। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। परमाणु की बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा कहा जाता है तथा इसी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखिए ये बाहरी कक्षा कमा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है, ये हमारा नाभिक है। तो इन बाहरी कक्षक को, जो बाहरी कक्षक होता है उसको हम संयोजी कक्षक कहते हैं, और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रियाओं में तथा रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। नोट पॉइंट है कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति दोहरी प्रकार की होती है। यह तरंग तथा कण दोनों प्रकार में पाया जाता है। दोहरी प्रकृति यानी डुअल नेचर की शर्तें क्या होनी चाहिए कि द्रव्यमान बहुत ही कम होना चाहिए, इसका जो मास है वो बहुत कम होना चाहिए, वेग शून्य नहीं होना चाहिए, यानी जो वेलोसिटी है वो शून्य नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में ये कक्षक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणात्मक ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण, तो देखिए प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण, ये प्रतिकण है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो जो प्रतिकण है उसका मास m1 है और इलेक्ट्रॉन का मास m2 है। इस पर प्रतिकण पर जो चार्ज है, आवेश, वो प्लस में है, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो माइनस में है। आवेश बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह होता है, यानी प्रतिकण और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश बराबर होता है लेकिन क्या होता है, विपरीत होते हैं। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन सामान्यतः निम्नतम अवस्था में रहता है।
एक इलेक्ट्रॉन सामान्यतः निम्नतम अवस्था में रहता है तथा जब इसे बाहर से ऊर्जा प्रदान की जाती है जो यह उत्तेजित होकर निम्नतम अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी देखिए यहाँ, ये क्या है, ये हमारा नाभिक है, ये इसका पहला कोष है, ये इसका दूसरा कोष है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है जब हम इसको बाहर से कुछ ऊर्जा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ बाहरी कोष पर आ जाता है। तो ये निम्नतम कोष हो गया, कक्षक हो गया, और ये हमारा उच्चतम हो जाएगा। देखिए प्रोटॉन की प्रॉपर्टी क्या है। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, ये प्लस में होता है और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यानी जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव में। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻27 यानी 27 किलोग्राम। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी, लेकिन प्रोटॉन शब्द किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन दोहरी प्रकृति नहीं दर्शाता है, यह केवल कण प्रकृति में पाया जाता है। उसके बाद आते हैं न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी में। तो न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। यानी न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.674 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी।